गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आइए हम लोग हिंदी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक वर्ण विचार के बारे में डिस्कस करेंगे। क्योंकि आप सब जानते हैं कि किसी भी प्रकार का कंपटीशन एग्ज़ाम देना है तो उसमें ये हिंदी विषय जो है ना, एक कंपलसरी रहता है। हर एग्ज़ाम में हिंदी का क्वेश्चन आना ही आना है ना। तो ये वर्ण विचार एक ऐसा टॉपिक है जो कि सभी क्वेश्चन के सिलेबस में रहता ही रहता है ना। ये मतलब क्या कहें, हम हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर एग्ज़ाम में, हर कंपटीशन एग्ज़ाम में आना ही आना है, ठीक है। तो और हिंदी में वर्ण विचार ये ऐसा टॉपिक मैंने चूज़ किया है जो कि इस टॉपिक से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनना ही बनना है, ठीक है। ठीक है, एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, जितने भी बनेंगे, लेकिन इस टॉपिक से क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग आज क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। टॉपिक है वर्ण विचार, ठीक है, वर्ण विचार, ठीक है। तो आई होप आप समझ चुके होंगे कि यह टॉपिक कितना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, हम लोग कुछ डिस्कस करते हैं इस पर, है ना। क्या सवाल बनेगा, है ना, किस टाइप से हमको इसको पढ़ना है, इन सभी चीज़ों में हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो वर्ण विचार में हम लोग सीधी सी लिखा क्या है यहाँ कि वर्ण के स्वरूप, भेद आदि वर्ण विचार के अंतर्गत आते हैं। वर्ण वह ध्वनि होती है जो भाषा की सबसे छोटी इकाई है ना। तो वर्ण को क्या बोल रहा है कि वर्ण विचार के अंतर्गत क्या आता है, वर्णों का स्वरूप, भेद आदि आता है ना। वर्ण कई टाइप के होते हैं, इनमें भेद का मतलब टाइप, कई टाइप के वर्ण होते हैं, आगे हम लोग अभी पढ़ेंगे, है ना। अब मेनली क्या बोलता है कि वर्ण वह ध्वनि होती है जो भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण क्या है, एक ऐसी ध्वनि है जो भाषा की सबसे छोटी इकाई है ना। अगर आपको बोले लिखने के लिए ना, तो आप लिखिए सबसे, भाषा की सबसे छोटी इकाई को लिखिए, तो उसमें तो आप अक्षर लिख देंगे, है ना, अक्षर लिखेंगे, है ना। लेकिन जब बोलना रहेगा तो जो आधार रहेगा उसको, मतलब लिखने के लिए आपको क्या चाहिए, स्वर और व्यंजन दोनों, है ना। लेकिन बोलने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसको वर्ण को आप मतलब ध्वनि को आप क्या कर सकते हैं कि बोलने के लिए सबसे छोटी इकाई है ना। तो वर्ण वह ध्वनि होती है जो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है ना। वर्ण क्या है, एक ध्वनि है जो भाषा की सबसे छोटी इकाई है ना। अब ध्वनि को तो हम लोग लिख नहीं सकते, है ना। चलिए आगे देखते हैं। भाषा में जो ध्वनियाँ प्रयुक्त होती हैं उनकी संख्या निश्चित है। भाषा में जो ध्वनियाँ प्रयुक्त होती हैं उनकी संख्या निश्चित है और इन ध्वनियों के योग से शब्दों का निर्माण होता है। इन्हीं उच्चारित ध्वनियों के लिए लिपि में बनाए गए अलग अलग चिन्हों को वर्ण कहते हैं, ठीक है। तो मूलतः हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं। हिंदी में कितने वर्ण होते हैं, 52 वर्ण होते हैं ना। तो ये आपको याद होना चाहिए ना, 52 वर्ण जो लिखा है, 52 वर्ण होते हैं, है ना। हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं, 52 वर्ण होते हैं, ये एकदम इम्पोर्टेंट है, ठीक। इसके बाद आप देखेंगे स्वर अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ, अह, ये सब क्या है, इस स्वर के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, स्वर के अंतर्गत आते हैं। तो कुल स्वर कितने हैं, है ना, स्वरों की संख्या कुल कितनी है। अब हिंदी वर्णमाला में वर्ण कितने हैं, 52, ये वर्णों की संख्या 52 हो गई। अब स्वर कितने हैं, तो स्वर की अगर हम लोग बात करेंगे तो इनकी संख्या 13 हो जाएगा, है ना। टोटल क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अब 13 में से देखिए 3 को हमने क्या कर रखा है, कोष्टक में, है ना। 3 ठो क्या है, कोष्टक में देखने को आपको मिल रहा होगा। एक ठो ये हो गया, ये हो गया, और एक री हो गया, है ना। री, आहा, 3 ठो क्या है, कोष्टक में है, और बाकी कोष्टक के बाहर है ना। तो 10 ठो जो है आपके अलग टाइप के स्वर हैं और 3 ठो जो है अलग टाइप के स्वर, मतलब कुल मिला के क्या है, अ लिखा है ए वाला अ अक्षर, है ना। अ को तो आप यहीं से देख पा रहे होंगे
क्या कर पा रहे होंगे कि अ को आप यहाँ से देख पा रहे हैं। अब इसी अ को यहाँ पर लिख दिया गया है ना, अब यहाँ पर भी है ना, तो इनमें मात्रा लगा है, इसमें अ में विसर्ग लगा है और इसमें अ में ऊपर में अम की मात्रा लगा है ना, अनुस्वार। ठीक है, तो अनुस्वार लगा है। और री जो है तो आपका क्या है, ये भी दो संख्याओं से मिल करके सॉरी दो वर्णों से मिल करके बना है ना। तो ये 3 अलग प्रकार के हैं और बाकी जो है आपके 10 ठो वो अलग प्रकार के हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या देख पा रहे होंगे कि टोटल वर्ण 52 है और टोटल स्वरों की संख्या कितनी है, 13 मतलब 13 है। ठीक है, 13। ठीक है, अब हम लोग आगे चलेंगे, व्यंजन की बात करेंगे, है ना। व्यंजन, तो व्यंजन कितना है आप ये भी देख लीजिए। क वर्ग है ना, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, है ना। तो इसको जब हम लोग पढ़ते हैं तो कैसे, क ख ग घ अंगा, च छ ज झ इया, ट ठ ड ढ अड़ा, त थ द ध न, प फ ब भ म, और अंतस्थ लास्ट में है य र ल व, और उष्म के रूप में आता है तो क्या आता है, स स श ह। ठीक है, और लास्ट में संयुक्त व्यंजन अक्षर तर ज्ञान और स्र। ठीक है, तो मेनली आपको क्या यहाँ पर देखना है कि क वर्ग में क्या है, क ख ग घ अंगा। ठीक है, तो क वर्ग में क पहले आए इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क वर्ग, है ना। क ख ग घ अंगा, एक लाइन हो गया। अच्छा, वर्ग क्यों लिखा है जान रहे हैं, वर्ग, है ना। वर्ग इसलिए क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग ऐसे लिखा है ना। वर्ग का मतलब क्या होता है कि क ख ग घ अंगा, 5 ठो हो गया। ठीक है, तो जब आप बाएं से दाएं ओर जाएंगे तो आपको कितना मिला, 5। ठीक है, फिर क्या करेंगे आप, ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तब भी आपको मिलेगा 5। जैसे देखिए मैं यहाँ से गिन दे रहा हूँ, हम लोग पहले लेफ्ट से राइट जाएंगे ना, बाएं से दाएं, तो हो जाएगा 1 2 3 4 5, हो गया, हो गया 5। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, उसी को फिर से हम लोग क्या करते हैं, अब ऊपर से हम लोग नीचे आएंगे ना, गिनेंगे, देखिए 1 2 3 4 5, इधर भी 5 हुआ, तो 5 बाएं से दाएं और ऊपर से नीचे दोनों साइड से क्या हुआ, 5। तो इसको हम लोग वर्ग बोलते हैं, वर्ग, है ना, वर्ग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वर्ग, इसीलिए 5 5 दोनों साइड से हुआ इसीलिए वर्ग बोलते हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोगों ने वर्ग को समझ गया कि वर्ग क्यों बोलते हैं। अब क वर्ग बोले क्योंकि क पहले आता है, च वर्ग बोलेंगे च पहले आता है, ट वर्ग बोलेंगे ट आता है, त वर्ग त और प वर्ग प। ठीक है, ये हो गया। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने से याद कर सकते हैं। क वर्ग में क्या आता है, क ख ग घ अंगा, च वर्ग में क्या आता है, च छ ज झ इया, ट वर्ग में क्या आता है, ट ठ ड ढ अड़ा। ठीक है, उसके बाद त वर्ग में क्या आता है, त थ द ध न, प वर्ग में क्या आएगा, प फ ब भ म। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन, है ना। द्विगुण व्यंजन देखिए इसमें ड लिखा है लेकिन कोष्टक में ड के नीचे एक मात्रा लगा है ना, तो इसको हम लोग अड़ा पढ़ते हैं ना, क्या पढ़ते हैं, अड़ा पढ़ते हैं। ये वाला जो दिख रहा है आपको, इसको क्या पढ़ते हैं, अड़ा पढ़ते हैं। और ये ढ लिखा है, ठीक है, इसको ढ पढ़ते हैं, ये वाले को ढ पढ़ते हैं, लेकिन ये जो कोष्टक में इसको अड्ढा पढ़ते हैं ना, क्या पढ़ते हैं, अढ़ा। ठीक है, और लास्ट में आपको क्या है, अड़ा है। ठीक है, तो ये द्विगुण व्यंजन के अंतर्गत आते हैं ये सब। ठीक है, आइए आगे हम लोग चलते हैं, क्या, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, है ना। अंतस्थ व्यंजन में क्या आता है, य र ल व। ठीक है, इस 4 का किस में आता है, अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आता है। उसके बाद ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, है ना। तो ऊष्म व्यंजन में कौन सा आएगा आपका, स श श ह। ठीक है, तो ऊष्म इसको क्यों बोला जाता है, क्योंकि ना जब आप बोलेंगे ना स स ह, इसको बोलेंगे तो आपके मुंह से क्या निकलेगा, ऊष्मा टाइप से निकलेगा, थोड़ा गर्म हवा आपके मुंह से बाहर निकलेगा, है ना। तो बोलेंगे स, है ना, स ह बोलेंगे। इन सभी अक्षरों को जब आप बोलते हैं तो आपके मुंह से क्या निकलता है, ऊष्मा निकलता है, हवा, गरम गरम हवा निकलता है ना, तो इसको बोलेंगे ऊष्म व्यंजन। ठीक है, ऊष्म व्यंजन के अंदर क्या आ जाएगा, स। ठीक है, उसके बाद संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन जो है आपका, ये अक्षर हो गया, त्र हो गया, और ज्ञान हो गया और स्र हो गया।
तो ये जो है संयुक्त व्यंजन इसको क्यों बोला गया है, क्योंकि ये दो अक्षरों से मिल के बने होते हैं, है ना, दो अक्षरों से मिल करके बने होते हैं। ठीक है, देखिए जो ये अक्षर है आपका ना, ये वाला, ये जो है ये किससे मिलकर बना है, क और स, आधा का क का आधा और स उसमें जुड़ गया तो क्या बन गया, अक्षर बन गया। त्र कैसे बना है, ये वाला त और र, है ना, कैसे बना है, त और र, है ना, कुछ ऐसा ही ज्ञान दिख रहा है आपको यहाँ पर। ज्ञान जो है ज आधा का आधा ज और इया दोनों मिलके क्या बना दिए, ग बना दिए, है ना। और स्र में क्या है, स आधा का और र, ये वाला ये मिलके स्र बना दिए। तो ये संयुक्त व्यंजन है, मतलब दो दो व्यंजन इसमें मिले हुए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आप कुल मिलाकर के अब वर्ग यहाँ पर आपको मैं बता दिया हूँ, वर्ग बता दिया। वर्ग मतलब कितने, वर्ग में कितना, 5, तो 5 गुणे 5 मतलब 25 ठो यहाँ से हो जाएगा, है ना। 25 व्यंजन वर्ग वाला हो गया, फिर 4 ठो अंतस्थ हो गया, 25 और 4 29, 29 और 4 ठो उष्मा वाला हो गया, है ना। 29 और 4 कितना हो जाएगा, 33, 33 के बाद 4 ठो आपका हो गया संयुक्त व्यंजन, 33 और 4 कितना हो गया, 37, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, 37 ना, तो देखिए 33 और 2 35 और 4 ठो आपका ये संयुक्त व्यंजन ना, तो कुल मिला के आपका हो गया कितना, 25 वर्ग का बन गया, 4 25 और 4 29, 29 और 4 29 और 4 33। ठीक है, तो ये 33 टोटल और 33 और 2 35। ठीक है, और 4 ठो ये आपका स्वर, ठीक है, संयुक्त व्यंजन। ठीक है, तो इस टाइप से आपको क्या हो गया, अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्या कि आपको 52 तो टोटल था, 13 ठो स्वर हो गए। ठीक है, 13 ठो स्वर और 35 और 4 39 ठो ये हो गया। ठीक है, तो 39 और 13 को हम लोग जोड़ के देख लेते हैं, 52 ना, एक सेकंड ना, कितना अपने पास स्वर कितना है, 13 हो गया, और व्यंजन कितना आ गया आपका, 35 और 4 39, 39। ठीक है, तो इसको ऐड करेंगे तो 9 और 3 कितना हो जाएगा, 10 2 12, 12 की 2, हासिल बचा एक, एक बचा तो 3 और 1 4 और 1 5 हो गया, ये 52 हो गया ना। इस टाइप से आपका 13 ठो स्वर 35 ठो व्यंजन दोनों मिला के 52 हो गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग चर्चा करते हैं स्वर के बारे में थोड़ा सा। ठीक है, क्या करते हैं, स्वर के बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं, है ना। हाँ, तो स्वर जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा मुख विवर से अबाध गति से निकलती है उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर 3 प्रकार के होते हैं जो निम्न है ना। मतलब स्वर एक ऐसा ध्वनि है ना, जिसको हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग बोलेंगे तो कोई बाधा नहीं डालेगा, है ना। स्वर जैसे अ बोलेंगे तो कोई रोक रहा है नहीं, अ आ ई ये सब जब बोलेंगे आप तो क्या होगा, कोई रोकता नहीं है। लेकिन अगर आप कोई अन्य व्यंजन को बोल के देखिए, आप बोलेंगे प, तो प बोलेंगे तो प के बाद तो आपने अ भी बोल दिया ना, प के साथ अ जुड़ा रहता है ऑलरेडी, है ना। तो हम लोग प को बोल ही नहीं सकते, केवल प बोलना चाहेंगे तो नहीं बोल सकते, उसमें हलंत लग जाता है, इसको हम लोग नहीं बोल सकते, है ना। तो निर्बाध रूप से जब हम बोलते हैं, कोई बाधा नहीं डालता है अपने मुंह में, और हमारे मुख से क्या निकलने लगता है, क्या निकलने लगता है, हवा निकलने लगता है ना, अबाध गति से, कोई उसमें बाधा नहीं डालता है, तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्वर। ठीक है, अब देखते हैं स्वर के कौन कौन से टाइप होते हैं। मूल स्वर, वे स्वर जिनके उच्चारण में कम से कम समय लगता है तथा जिनके उच्चारण में अन्य स्वरों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, मूल स्वर या ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। जैसे अ, ई, उ,
री, इसी को हम लोग लघु स्वर भी बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं इसको? लघु स्वर भी इसी को बोलते हैं, है ना। आप देख पा रहे होंगे कि मूल स्वर मतलब मूल स्वर के अंतर्गत क्या क्या आ जाएगा। मूल स्वर में आपका आ जाएगा, देखिए अ, है ना, क्या आ जाएगा अ, और अ के बाद छोटा ई, अ छोटा ई, फिर छोटा ऊ, ठीक है। तो इस टाइप से ये जो मूल स्वर के अंतर्गत आते हैं, इसका आशय क्या है कि इसको बोलना है तो किसी अन्य स्वर का सहारा नहीं लेना है, ये अपने आप में परिपूर्ण है बोलने में, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ह्रस्व स्वर। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लघु स्वर भी बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं? लघु स्वर, ठीक है। ये लघु स्वर भी इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो अ ई उ री जो होता है, ये क्या होता है आपका? लघु स्वर, ह्रस्व स्वर या मूल स्वर भी इसको जानते हैं। उसके बाद संधि स्वर क्या होता है ना। आइए संधि स्वर के बारे में थोड़ा जानते हैं। वे स्वर जिनके उच्चारण में मूल स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, संधि स्वर कहलाते हैं, ठीक है। अब देखिए, संधि स्वर का मतलब यह है कि उसमें एक तो वो स्वर खुद होगा और एक मूल स्वर को उसमें जोड़ना पड़ेगा। जब तक मूल स्वर को नहीं जोड़ेंगे तब तक उसको हम लोग बोल ही नहीं सकते, है ना। तो इस टाइप से जो स्वर होते हैं इनको क्या बोलते हैं? संधि स्वर, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग अगर संधि स्वर के बारे में थोड़ा सा डिटेल जानने का कोशिश करें कि ये संधि स्वर क्या होता है ना। तो बस पहला चीज़ तो मेन चीज़ जानिए कि संधि स्वर जो है, संधि स्वर जो है ये मूल स्वर के बिना अधूरा है। हम लोग संधि स्वर को बिना मूल स्वर के कुछ भी नहीं बोल सकते, कुछ भी नहीं कर सकते उसको, है ना। तो अब ये जैसे मैं बोलता हूँ, देखिए क्या बोलता हूँ मैं, संधि स्वर, ठीक है। मैंने वो क्या बोला, मैंने बोला आ, मैंने क्या बोला? आ बोल दिया। अब आ मैं बोला तो ये तो संधि स्वर हो गया ना, क्योंकि इसमें क्या क्या मिला है? अ मिला है, ठीक है। एक तो अ है, लेकिन इसमें एक ठो और अ है ना। कौन सा वाला? जो डंडी लगा है, आ की मात्रा लगा है ना, वो भी क्या है? अ है ना। तो जब दो अ मिल जाएंगे तब क्या बनेगा? आ। तो एक ठो तो एक खुद था, अब एक ठो मूल स्वर इसमें जोड़ा गया है, तब ये क्या बनता है? आ, है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? संधि स्वर, ठीक है। अब ये दो टाइप के होते हैं, आइए हम लोग इनका डिटेल आगे देखते हैं, ठीक है, कि दो टाइप के कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या मिलेगा? दीर्घ स्वर, है ना। सबसे पहले क्या मिलेगा? दीर्घ स्वर। एक सेकंड, आपको दिख जाए अच्छे से तो मैं बोलूँ। ए दीर्घ स्वर, है ना। क्या दिख रहा है आपको? दीर्घ स्वर इसको कब बोलेंगे और संयुक्त स्वर कब बोलेंगे, क्योंकि ना आपका जो ये संधि स्वर जो है, संधि स्वर दो प्रकार का होता है। संधि स्वर कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक को हम लोग बोलेंगे दीर्घ स्वर और एक को बोलेंगे संयुक्त स्वर, ठीक है। तो दीर्घ स्वर कब बोलेंगे? वे स्वर जो सजातीय स्वरों, सजातीय है ना, एक ही स्थान से बोले जाने वाले स्वर के संयोग से निर्मित हुए हैं, दीर्घ स्वर कहलाते हैं, ठीक है। एकदम इजी है, एकदम आसान है इसको समझना कि दीर्घ स्वर वे स्वर होते हैं जब हम लोग देखो दो मूल स्वरों को जोड़ देंगे ना तो ऑलरेडी क्या बन जाएगा? दीर्घ स्वर बन जाएगा, है ना। दो मूल स्वरों को जोड़ना है, लेकिन एक ही जाति के होना चाहिए ना। यहाँ पर क्या लिखा है देखिए, आप देख पा रहे होंगे सजातीय बोला है ना। ये नहीं है ना कि आप अ के साथ ई को जोड़ दिए, ऐसे अ के साथ ई को जोड़ देंगे ना तो ये सजातीय नहीं हुआ ना। सजातीय तभी होगा जब क्या करेंगे आप? ई के साथ ई के साथ ई को ही जोड़ेंगे, है ना। ई के साथ ई को जोड़ेंगे, अ के साथ अ को जोड़ेंगे, है ना। तब क्या हो जाएगा? ये सजातीय स्वर के अंतर्गत आएगा। और जब सजातीय स्वर को आप जोड़ेंगे तब वो दीर्घ स्वर बन जाएगा। उदाहरण के लिए यहाँ पर दिखाया है कि अ और अ को जोड़े तो आ बना, और छोटा ई और छोटा ई को जोड़ दिए तो बड़ा ई बन गया, छोटा ऊ को जोड़े तो बड़ा ऊ बन गया, है ना। तो इस टाइप से ये क्या होता है? दीर्घ स्वर का निर्माण होता है, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं क्या संयुक्त स्वर क्या होता है। संयुक्त स्वर, है ना।
संयुक्त मतलब का कंबाइन कर सकते हैं। तो वे स्वर जो विजातीय स्वरों, विजातीय मतलब ना कोई भी स्वर किसी अन्य स्वर से क्या हो जा रहा है, कंबाइन हो जा रहा है, ठीक है। तो अब इसमें हम लोग क्या कहेंगे कि संयुक्त स्वर विभिन्न स्थानों से बोले जाने वाले स्वर, मतलब विभिन्न स्थानों से, अ बोल रहे हैं कहीं और से, ई कहीं और से, है ना, दोनों मिला के ए बन जा रहा है। देखो अ और ई दो मिले अब बन गया कोई तीसरा ए, अ और ए को मिला दिए बन गया ए, अ और उ को जोड़ दिए बन गया ओ, है ना। तो इस टाइप से जब विजातीय स्वर मतलब एक ही जाति के स्वर नहीं होते हैं, अलग अलग जाति के स्वर जब होते हैं तब उसमें वहाँ पर क्या बनता है, संयुक्त स्वर बनता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, संयुक्त स्वर, ठीक है। इसके बाद और आगे आपको मैं दिखाऊं तो प्लुत स्वर एक ठो लिखा है ना, प्लुत स्वर। ये कौन सा स्वर होता है भाई, प्लुत स्वर, है ना। सबसे पहले मैं आपको क्या बताया कि मूल स्वर बताया, मूल स्वर के बाद मैं क्या बताया, फिर संधि स्वर बताया, संधि स्वर के बाद आपको बता रहा हूँ क्या, अच्छा संधि स्वर का दो टाइप फिर से ना, संधि स्वर का दो टाइप, मूल स्वर का कोई अलग से टाइप नहीं था। मूल स्वर का मतलब बस ऐसा स्वर जो किसी दूसरे स्वर का सहारा नहीं लेता है, वो मूल स्वर हो गया। उसके बाद संधि स्वर, संधि स्वर में क्या होता है, कम से कम दो स्वर उसमें जुड़े हुए होते हैं। अब वो भी संधि स्वर दो प्रकार का बताया, कौन कौन सा होता है संधि स्वर दो प्रकार का, कि एक तो सजातीय होते हैं, एक विजातीय होते हैं। तो जो सजातीय होते हैं वो उनमें सजातीय जो होते हैं उनको हम लोग दीर्घ स्वर कह सकते हैं, जैसे आम वाला आ, ईख वाला इम, ईख वाला ई और उल्लू वाला उ, ये सब क्या है, दो सजातीय स्वरों के मिलने से बने होते हैं, तो इसको हम लोग दीर्घ स्वर बोलते हैं। लेकिन इसी का दूसरा टाइप बताया था मैं क्या, कि संयुक्त स्वर, है ना। संयुक्त स्वर में दो विजातीय होते हैं जो इनके मिलने से एक तीसरा स्वर का निर्माण होता है, ये संयुक्त स्वर आता है। जैसे अ, छोटे वाला अ और छोटे वाला ई दोनों मिलके ए बन जाते हैं, है ना। और अ के साथ ए को मिला देंगे तो अ बन जाता है, अ के साथ उ को मिला देंगे तो क्या बनेगा, ओ बन जाएगा, और अ के साथ ओ को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, अ बन जाएगा, ठीक है। तो ये है आपका संयुक्त स्वर। अब तीसरा टाइप था आपका क्या, मूल स्वर, मूल स्वर और संधि स्वर, मूल स्वर संधि स्वर के बाद तीसरा है आपका प्लुत स्वर। वे स्वर जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। ओहो, ये तो बहुत लंबा बोलना पड़ेगा इसको, है ना। दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा समय लगता है, इसको बोलते हैं प्लुत स्वर, है ना। आपको एक निशान यहाँ पर दिख रहा होगा, है ना, इसको जब आप पढ़ेंगे, ये वाला ये दिख रहा है, इसको किसी को जो, अच्छा आप किसी को आवाज़ लगाते हैं तो बहुत ज़ोर से चिल्लाते हैं, लंबा आवाज़ निकालते हैं अपने मुंह से ना, है ना, किसी को पुकारने या नाटक के संवादों में इसका प्रयोग करते हैं। तो अब अभी यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा हो कि यहाँ पर क्या लिखा है, राम, है ना, ये क्या लिखा है, राम। तो र के बाद आ को बहुत लंबा बोलना है ना, जैसे मैंने बोला राम, जल्दी से हो गया, लेकिन जल्दी नहीं करना है, क्या राम ऐसे करेंगे, इतना लंबा बोलना पड़ेगा ना। जब लंबा बोलना रहता है तो इस टाइप के इसको क्या बोलते हैं, प्लुत स्वर, है ना। ओम बोलते हैं ना, बहुत समय तक वो ओम का उच्चारण करते हैं, योगा वगैरह करते समय क्या कहा जाए उसको, कोई अगर ओम का उच्चारण अगर कर रहे हैं तो ओम ऐसे करके बहुत लंबे समय तक ओम ना, तो जब ओम बोलते हैं तो उस टाइम क्या होता है, ये प्लुत स्वर का यूज होता है, ठीक है, ओम ऐसे वाला ना, ठीक है। चलिए, अच्छा उसको लिखते कैसे हैं हम लोग, एक सेकंड ना, ओम ऐसे वाला ना, ये वाला ओम बोलते हैं तो ओ को हम लोग क्या करते हैं, बहुत लंबा खींचते हैं ना, बहुत लंबा खींचते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के जो स्वर होते हैं उनको क्या बोलते हैं, प्लुत स्वर के अंतर्गत बोला जाता है इसको, ठीक है। तो ये हो गया आपका टाइप ऑफ स्वर, स्वरों का प्रकार। अब हम लोग आगे चलेंगे, देखेंगे स्वरों के उच्चारण के बारे में, है ना, स्वरों का हम लोग कैसे कैसे उच्चारण करते हैं, कहाँ कहाँ पर उच्चारण करते हैं, है ना, तब आपको पता चलेगा। तो उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान की दृष्टि से स्वरों को तीन वर्णों में
विभाजित किया जा सकता है ना। उच्चारण स्थान की दृष्टि से स्वरों को 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, जो निम्न प्रकार से है। देखिए, अब हम लोग उच्चारण स्थान के आधार पर ना, कि जो आवाज़ निकल रहा है वो आवाज़ कहाँ से निकल रहा है, जहाँ से निकल रहा है उस जगह के आधार पर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको स्वर को 3 टाइप में बांट सकते हैं, 3 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं, ठीक है, जो निम्न प्रकार है। पहला है आपका अग्र स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्रभाग ऊपर उठता है अग्र स्वर कहलाते हैं, जैसे ई, ए, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे क्या कि अग्र स्वर यहाँ पर लिखा है, क्या, अग्र स्वर, है ना। तो अग्र स्वर में क्या है कि जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्रभाग ऊपर उठता है, जीभ का अग्रभाग कहाँ होता है, ऊपर उठता है, ऊपर उठता है, तो अग्र स्वर कहलाते हैं, ठीक है। क्या कहलाते हैं, अग्र स्वर कहलाते हैं। जैसे उदाहरण आपको दिया है, क्या क्या, ई, ए, है ना, 4 उदाहरण दिया है। तो ये क्या है, अग्र स्वर। इसमें आपका जीभ का अगला हिस्सा ऊपर उठता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा नंबर में आता है क्या, मध्य स्वर, है ना। तो ये मध्य स्वर जो है, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का समान अवस्था में रहता है, जीभ का करता है, समान अवस्था में रहता है ना, नॉर्मल रहता है आपका जीभ, मध्य स्वर के अंतर्गत आता है। उदाहरण के लिए अ, है ना, उदाहरण के लिए अ, जब आप अ बोलते हैं तो आपका जीभ कैसा रहता है, नॉर्मल रहता है, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, मध्य स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ समान अवस्था में रहती है उसे हम लोग मध्य स्वर कहते हैं। उदाहरण के लिए अ। पश्च स्वर होता है, फिर लास्ट में क्या हो जाएगा, पश्च स्वर, ठीक है। तो पश्च स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पश्च भाग ऊपर उठता है पश्च स्वर कहलाते हैं, जैसे अ, उ, ओ, औ, है ना। पश्च स्वर मतलब क्या होता है कि जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पश्च भाग ऊपर उठता है पश्च स्वर कहलाते हैं, जैसे आ, उ, ओ, औ, ठीक है। इसके अतिरिक्त अगर हम लोग बात करें तो क्या हो जाएगा, इसके अतिरिक्त हम लोग देखेंगे क्या कि अ में देखेंगे चंद्र बिंदु लगा हुआ है ना, अ में क्या लगा है, चंद्र बिंदु लगा है, और अ में फिर एक अनुस्वार भी लगा है ना। एक अ में चंद्र बिंदु लगा है, एक अ में अनुस्वार लगा है, और अ में विसर्ग भी लगा है। तो इनसे भी अलग प्रकार की ध्वनियाँ निकलती हैं। ये न तो स्वर हैं और न ही ये व्यंजन है ना। ये न तो स्वर है और न ही ये क्या है, व्यंजन है। तो आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने इन्हें अयोगवाह कहा है। क्या कहा है, अयोगवाह, क्योंकि ये बिना किसी से योग किए ही अर्थ वहन करते हैं। हिंदी वर्णमाला में इनका स्थान स्वरों के बाद और व्यंजन से पहले निर्धारित किया गया है। क्या कहेंगे, स्वरों के बाद और व्यंजन से पहले निर्धारित किया गया है ना, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर क्या कहा गया है कि पश्च स्वर तक तो समझ में आ गया होगा आपको अच्छे तरह से, है ना, क्योंकि अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। अग्र स्वर में सिंपल था क्या कि जीभ का अग्रभाग आपका ऊपर उठ रहा था, और मध्य स्वर में आप क्या था, जीभ नॉर्मल रहता है, मध्य स्वर में कोई जीभ के ऊपर फर्क नहीं पड़ता है, उदाहरण के लिए अ बताया गया था। और पश्च स्वर जो है उसमें जीभ का पिछला हिस्सा ऊपर उठता है, तो उसको हम लोग पश्च स्वर बोलते हैं। उदाहरण के लिए आ, उ, ओ, औ हो गया। अब इसके अतिरिक्त मेन ये जानने योग्य बात है क्या कि इसके अतिरिक्त कहा है कि अ में चंद्र बिंदु लगा दिए, फिर अ में अनुस्वार लगा दिए, फिर उसी अ में विसर्ग लगा दिए, है ना। तो ये ध्वनि है ना, ये सब क्या है, ध्वनियाँ हैं। ये ना तो स्वर के अंतर्गत आते हैं और न ही व्यंजन। हम लोग आहा और आहा चंद्र बिंदु वाला एक अंगूर वाला, और एक अनुस्वार वाला, ठीक है, दोनों हो गए और आहा हो गया। तो इनको हम लोग ना तो स्वर कहेंगे न ही व्यंजन कहेंगे, ठीक है।
तो इनको क्या कहेंगे हम लोग? अयोग, अयोगवाह, अयोगवाह। मतलब क्या है कि बिना किसी से योग किए, अयोगवाह लिखा है ना, मतलब अयोगवाह, बिना किसी से योग किए अर्थ वहन करते हैं। तो हिंदी वर्णमाला में इनका स्थान स्वरों के बाद आता है और व्यंजन से पहले निर्धारित किया गया है। ठीक है, तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। हम लोग अगले दिन क्या करेंगे? व्यंजन के बारे में फिर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर समझ में आया, वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें आप, और सब्सक्राइब करें। ठीक है, और आपको जिस टॉपिक पर भी वीडियो चाहिए कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।